Hello everyone, myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about unit number 7 of Reinforced Cement Concrete according to JOT syllabus 5th semester diploma, in which we have to discuss design of slab by LSM. स्लैब का डिजाइन करना है LSM के द्वारा कि इस यूनिट में हम लोग को स्लैब कितने तरह के होते हैं, उनका क्या डिजाइनिंग क्राइटेरिया होता है और जितने तरह के स्लैब होते हैं हम लोग उसको यूज करते हैं, तो कैसे उसको हम लोग आगे एप्लीकेशन क्या है उसका डिजाइनिंग कैसे करेंगे, तो इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको अगर फाइनल एग्जाम की बात कर लें तो यहाँ से मिनिमम मिनिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। मैक्सिमम की बात कर ले तो 60 नंबर यहाँ से रहेगा ही रहेगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहते हैं, वही 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए स्लैब होता क्या है, स्लैब का डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं स्लैब इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। मैं लिख देता हूँ स्लैब इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग हैविंग वन डायमेंशनल वेरी स्मॉल हैविंग वन डायमेंशन वेरी स्मॉल compared to other two dimension and primarily subject to bending, primarily subjected to bending। मतलब क्या हुआ इसका कि स्लैब एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, यानी कि स्लैब अगर आप घरों में जो स्लैब होता है आप देखे होंगे कि वो क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है जो लोड किसका बेयर करता है, इसके ऊपर आने वाले लाइव लोड का। इसमें इसका कुछ थिकनेस होता है, स्लैब का कुछ थिकनेस होता है, ठीक है। तो वो थिकनेस में उसी को बात कहा कि स्लैब एक स्ट्रक्चरल मेंबर रहता है जिसका एक डायमेंशन बहुत ही कम होता है बाकी 2 डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। बाकी 2 डायमेंशन कौन सा है, ये है LX और ये हो जाएगा आपका LY। तो ये जो एक डायमेंशन होता है ये कौन सा है, इसका थिकनेस ये बहुत ही कम होता है, ठीक है, बाकी 2 डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। एंड प्राइमरली सब्जेक्ट टू बेंडिंग, और ये सब्जेक्टेड कैसे रहता है, बेंडिंग, यानी कि स्लैब हम आगे बताएंगे कितने तरह के होते हैं, तो ये बेंडिंग के टेंडेंसी में रहते हैं। या तो बेंडिंग ये एक्स डायरेक्शन में करता है या तो ये वाई डायरेक्शन में करेगा, या दोनों डायरेक्शन में कर सकता है। तो ये होता है आपका स्लैब का डिफिनेशन, अगर पूछे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं टाइप ऑफ स्लैब का, कितने तरह के स्लैब होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशंस स्लैब कई तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेस्ड ऑन शेप की, अगर शेप की बात करें तब होता है रेक्टेंगल शेप, स्क्वायर शेप, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, पॉलीगोनल, ये सभी तरह के स्लैब हो सकते हैं। तो अगर शेप की बात करें तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो अगर रिक्वायरमेंट स्क्वायर का है तो स्क्वायर स्लैब डाल सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट ट्रायंगुलर का है तो ट्रायंगुलर स्लैब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराबोलिक वगैरह भी यूज होते हैं। तो 4 तरह के आते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर और पैराबोलिक। तो बेस्ड ऑन शेप की अगर बात करते हैं तो 4 तरह के आ जाएंगे। फिर अगर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड अगर आते हैं तो उसमें आते हैं सॉलिड स्लैब, फ्लैट स्लैब, स्लैब विथ ओपनिंग, बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर पे आ जाते हैं उसके बाद, ठीक है। यानी कि अगर हम बात किए किससे, बेस्ड ऑन शेप, एक तो आ गया शेप पर बेस्ड, दूसरा आ गया कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड, और तीसरा आ गया बेंडिंग बिहेवियर पर बेस्ड, ठीक है। तो शेप पर बेस्ड आ गया तो इसमें आ गया आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके बाद सर्कुलर या पैराबोलिक, या फिर आपका पॉलीगोनल, ये भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड की बात करें तो आपका आ जाता है सॉलिड या फिर फ्लैट स्लैब। इसी में आपको और भी तरह के हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा ऐसा कंस्ट्रक्शन हो सकता है। बेंडिंग बिहेवियर की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, 1 वे एंड 2 वे स्लैब। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इसमें अगर शेप की बात करें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, हाँ कंस्ट्रक्शन वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, और बेंडिंग वाला से तो आपका पूरा सिलेबस ही है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब। सबसे पहले आपको इसमें आता है फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब किसको कहते हैं कि ऐसा स्लैब जहां पर कॉलम्स आर यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट सपोर्ट टू द स्लैब, जहां कॉलम डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं स्लैब को, यानी यहाँ बीम देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको बीमलेस स्लैब, यानी कि सिंस देयर आर नो बीम इन द स्लैब, इसको कहा जाता है।
जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस स्लैब, ये जो स्लैब है कॉलम इसको डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इस तरह के होते हैं, कॉलम के ऊपर में हम कुछ एक कैप बना देते हैं, उसके बाद से स्लैब को सपोर्ट करते हैं। इस तरह के स्लैब को फ्लैट स्लैब कहा गया है और आईएस कोड में इसके लिए मिनिमम थिकनेस भी रखा गया 125 mm का, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम डायमेंशन के बारे में। नेक्स्ट है कन्वेंशनल स्लैब, ऐसा स्लैब जो कि नॉर्मल आप देखते हैं, नॉर्मल आप कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि जहाँ पर बीम जो है सपोर्ट में रहता है इसका, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ स्लैब स्मॉल होता है लेकिन डेप्थ ऑफ बीम जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसा स्लैब जैसा जिसमें आपका बीम सपोर्ट कर रहा होता है स्लैब को कन्वेंशनल कन्वेंशनल स्लैब हम लोग कहेंगे, ठीक है। उसको कन्वेंशनल स्लैब के नाम से जाना जाता है। तीसरा है हॉलो कोर स्लैब। हॉलो कोर स्लैब का मतलब होता है कि इसमें आपको स्लैब जो बनाए रहेंगे प्रीकास्टेड रहेंगे एंड ये हॉलो रहेगा, अंदर से मटेरियल इसका बाहर निकला रहेगा, मतलब कि हॉलो बनाया रहता है वेट रिड्यूस करने के लिए। और प्रीकास्ट होता है तो वेट रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन जल्दी हो और ट्रांसपोर्टेशन में ईजी होता है। तो कुछ इस तरह के ये सब स्लैब दिखते हैं जहाँ से ये सभी आपको हॉलो के फॉर्म में नजर आएंगे। कुछ ऐसा भी स्लैब होते हैं, तो ये सभी प्रीकास्टेड होते हैं, बनता कहीं और है, असेंबल कहीं और होते हैं। और ये सभी जो स्लैब होते हैं इन सिटू कंस्ट्रक्शन होते हैं, ऑन साइट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड हार्डी स्लैब, यानी कि जो यूज किए जाते हैं आपको हार्डी ब्रिक्स से। हार्डी ब्रिक्स बिलोंग टू हॉलो ब्रिक्स, ये हॉलो ब्रिक्स होते हैं और फॉर्म विथ कॉन्क्रीट हॉलो ब्रिक्स के साथ में इसको फॉर्म करते हैं। पर्पस ऑफ दिस ब्रिक्स इज फिल टू पार्ट ऑफ द स्लैब, मतलब कुछ इस तरह का, यानी कि बीम का कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, बीम बीम तो बनाएंगे और ऊपर से एक हल्का लेयर कंक्रीटिंग का कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको इसमें रॉड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइट वेट कंस्ट्रक्शन के लिए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको हॉलो ब्रिक्स रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में हॉलो ब्रिक्स रहते हैं और इसको हम लोग बिछा करके इसके ऊपर में हल्का लेयर कंक्रीटिंग का कर देते हैं और बाकी हमारा लोड जो होता है ये बीम बियर कर लेता है यहाँ से। तो ये सब है आपका कंस्ट्रक्शन बेस्ड में स्लैब में। वेफल स्लैब आते हैं, तो वेफल स्लैब का मतलब होता है कि ग्रिड रहते हैं, जैसे कुछ इस तरह का डायग्राम देख सकते हैं आप। इस तरह का डायग्राम यूज किया जाता है कहीं भी कमर्शियल बिल्डिंग में एंट्रेंस जहाँ पर होता है, ऑडिटोरियम हो, होटल हो, उस समय रेस्टोरेंट्स हो, वहाँ के एंट्रेंस रूम पर इस तरह का स्लैब को यूज किया जाता है। तो ये भी रीइंफोर्स कंक्रीट रूप होते हैं, फ्लोर कंप्राइजिंग ऑफ स्क्वायर ग्रिड्स के फॉर्म में होते हैं, हैविंग डीप साइड्स, इसका साइड्स होते हैं वो डीप होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्लैब मोस्टली फाउंड इन एंट्रेंस ऑफ होटल, देखिए हमने लिखा हुआ एंट्रेंस ऑफ होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट फॉर स्टनिंग इलस्ट्रेटिव व्यू एज वेल एज सेटअप आर्टिफिशियल लाइटनिंग। आर्टिफिशियल लाइटनिंग या फिर इलस्ट्रेटिव व्यू यानी कि गुड लुकिंग अपीयरेंस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह के जो स्लैब हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज डोम स्लैब। डोम का मतलब हो गया कि जो भी गुंबद नुमा स्ट्रक्चर पर आप बना हुआ स्लैब देखेंगे उसको हम लोग कहेंगे डोम स्लैब, यानी कि कुछ इस तरह का, चाहे तो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी ऊपर में गुंबद नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस पर जो स्लैब का कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ उसको हम लोग कहते हैं डोम स्लैब के बारे में, इसको कहा जाता है डोम स्लैब। तो इतना थे आपके स्लैब के टाइप्स के बारे में कि स्लैब आपका कहते किसको हैं और कितना ज़्यादा ये टाइप्स के हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन हमने आपको 6 तरह का बताया और डिपेंडिंग अपॉन बिहेवियर जो है बेंडिंग बिहेवियर वो 2 तरह के होते हैं, वन वे एंड टू वे स्लैब। उसके आगे इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ कोडल प्रोविजन के बारे में, जो कि आपको ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ स्लैब आपको इस सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव के बारे में हम जैसा कि बता चुके हैं, आपको यूनिट नंबर 4 में भी बताए हुए हैं, टीबी में भी बताए हुए हैं और यहाँ भी आपको इफेक्टिव के बारे में मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर टोटल स्पैन है, टोटल स्पैन पर लोडिंग कंडीशन तो पूरे स्पैन के लिए नहीं बियर कर पाता है इफेक्टिव रूप से। तो जितना इसका सपोर्ट रहता है तो सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस हुआ इसको हम लोग कहेंगे क्लियर स्पैन। सपोर्ट से एंड टू एंड डिस्टेंस को टोटल स्पैन कहा जाता है। हाँ, एंड टू एंड टोटल स्पैन और क्लियर स्पैन के बीच में जो डिस्टेंस आता है उसको हम लोग कहेंगे इफेक्टिव स्पैन। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एंड कंडीशन इफेक्टिव स्पैन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम बीम यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर स्लैब कर लेंगे। अगर सिंपली सपोर्टेड आपका बीम इज लिखने का मतलब आपका इंड कंडीशन, अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, अगर बीम इंड कंडीशन है तो उस केस में आप इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एल सी प्लस डी, एल सी प्लस बी वन बाई टू प्लस बी टू बाई टू, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूनिट नंबर 4 में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है, वहाँ का भी फॉर्मूला इसके लिए आपको सेम होगा। तो इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं जब आपका सिंपली सपोर्टेड का केस हो। जब केस हो
कंटिन्यूअस का, फिर यहाँ पर बीम इसलिए लिखा है कि वहीं का चीज़ यहाँ भी आया हुआ है, ये यूज होगा आपका स्लैब में। कंटिन्यूअस की अगर बात करें तब आपको यूज करना होगा एल सी प्लस डी या एल सी प्लस बी वन बाई टू प्लस बी टू बाई टू, जहाँ बी वन और बी टू क्या है, ये आपका बी वन होता है और ये आपका बी टू होता है, यानी कि सपोर्ट का जो विड्थ होते हैं बी वन बी टू बी थ्री जितना भी आएगा, तो एक एक स्पैन के लिए आपको इसके लिए यूज करना होता है। लेकिन इसके लिए हम यूज कब करेंगे, जब बी वन और बी टू लेस देन होगा एल सी बाई ट्वेल्व से, एल सी इसको कहा जाता है, आगे हम बताएंगे। कंटिन्यूस बीम का लिए और भी यूज कर सकते हैं, जब एल सी दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं एल सी प्लस डी बाई टू एंड एल सी प्लस बी बाई टू, यानी कि नॉर्मल विड्थ होते हैं, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब हो गया, इफेक्टिव डेप्थ का मतलब हो गया आपका ये वैल्यू, इफेक्टिव डेप्थ का मतलब हो गया, उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज कब करेंगे, जब बी वन लेस देन हो एल सी बाई ट्वेल्व से, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे बी वन और बी टू, एंड जब बी वन एंड बी टू ग्रेटर देन होगा एल सी बाई ट्वेल्व से, तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सभी थे आपके, ये सभी थे आपके स्लैब के बारे में। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कैंटिलीवर बीम की, अगर कैंटिलीवर इंड कंडीशन हो तब हम लोग क्या कैसे डिजाइन करेंगे उसका इफेक्टिव लेंथ के लिए, तो कैंटिलीवर होता है तब हम लोग एल सी प्लस डी बाई टू लिख देते हैं, जहाँ पर डी के बारे में बताया कि उसका स्लैब का थिकनेस होता है और इफेक्टिव डेप्थ है, ये टोटल डेप्थ भी आता है, टोटल थिकनेस आएगा टोटल डेप्थ के लिए। एल सी जो होता है क्लियर स्पैन होते हैं। तो जितना न्यूमेरिकल हम लोग किए थे यूनिट नंबर 4 में, यहाँ भी आपको सेम चीज़ ही मिलने वाली है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल के बारे में। डिफ्लेक्शन कंट्रोल स्लैब बना तो दिए, अब वो डिफ्लेक्शन में सेफ है कि नहीं है उसके लिए हमको चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए दो क्राइटेरिया है, पहला कहता है कि फाइनल डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन, फाइनल डिफ्लेक्शन ग्रेटर नहीं होना चाहिए स्पैन बाई 250 से। अब स्पैन का मतलब टोटल स्पैन लेंथ एंड 250 का न्यूमेरिक वैल्यू है, ये अकॉर्डिंग टू आई एस 456 या अकॉर्डिंग टू आई एस 456 अकॉर्डिंग कहता है कि फाइनल डिफ्लेक्शन स्पैन बाई 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस केस में, ऑल लोड का मतलब हो गया कौन सा, डेड लोड प्लस लाइव लोड, ऑल लोड टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज, जब स्लैब इन सभी के अधीन हो उस केस में स्पैन बाई 250 से ज़्यादा इसमें फाइनल डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। या फिर दूसरा डेटा कहता है कि फाइनल डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन, क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो स्पैन बट्टा 350 या 20 इन दोनों में से जो लेस होगा, किसके लिए, सिर्फ लाइव लोड हो टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज को। टोटल लोड का मतलब कौन हो गया, ऑल लोड का मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों, लेकिन सिर्फ लाइव लोड होगा, डेड लोड नहीं होगा, सिर्फ लाइव लोड होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, क्रीप का होगा, श्रिंकेज का होगा, इन सभी का इफेक्ट होगा, तब हमको स्पैन बाय 350 या फिर 20 विच एवर इज लेस का वैल्यू का यूज करना होगा। या फिर टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज रहे लाइव लोड के अलावा अकरिंग इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज हो, यानी जो भी पार्टीशन है उसका इरेक्शन और फिनिशेज करने के बाद की, तब उस समय हमारा फाइनल डिफ्लेक्शन स्पैन बाय 350 और 20 विच एवर इज लेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल डिफ्लेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू फॉर फाइनल डिफ्लेक्शन फार्मूला, और जब ऑल लोड हो टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज हो। क्रीप का मतलब होता है कि इंटेस्टेनियस, मतलब कि किसी भी मेंबर पर लंबे समय से लोड पड़ते रहने के कारण उसके लेंथ में जो चेंजेज होता है उसको हम लोग क्रीप कहते हैं। इसको आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे वाले पार्ट में आप अच्छे से पढ़े होंगे। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो ये सभी का अगर इसके टेंडेंसी में होते हैं तब फाइनल डिफ्लेक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कहता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल के बारे में। नेक्स्ट आता है डिफ्लेक्शन लिमिट के बारे में। तो डिफ्लेक्शन लिमिट जो होते हैं कि इसके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि आपका जो स्पैन अप टू 10 मीटर तक का हो, यानी कि टोटल स्पैन का लेंथ अगर 10 मीटर तक का हो, तब आपका एल इफेक्टिव बाई डी की वैल्यू, यानी कि इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ पर कई बार लिखते हैं इसको स्पैन, स्पैन बटा इफेक्टिव डेप्थ भी कई बार इसको लिखते हैं एल इफेक्टिव बाई डी को, ठीक है। तो शुड नॉट बी लेस देन 7 से कम नहीं होना चाहिए, या कई बार इसको इक्वल टू भी लिखते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, 7 के बराबर हो जाए लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए, कैंटिलीवर के केस में। 20 वैल्यू होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड के केस में, एंड 26 होना चाहिए कंटिन्यूअस के केस में। कब के लिए, स्पैन अप टू 10 मीटर हो तब के लिए। जब स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा होगा तब क्या करेंगे, इसी वैल्यू में हमको
10 बट्टा स्पैन से मल्टीप्लाई कर देना होगा। जितना भी वैल्यू है सभी प्रकार के बीम के लिए 10 बट्टा स्पैन से मल्टीप्लाई कर देना होगा, इसमें भी 10 बट्टा स्पैन से मल्टीप्लाई कर देना होगा, हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है 10 मीटर स्पैन एंड ग्रेटर देन 10 मीटर स्पैन के लिए। नेक्स्ट है लेटरल स्टेबिलिटी कि स्लैब हमारा लेटरली स्टेबल है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हमारे पास में दो क्राइटेरिया है। पहला कहता है कि स्पैन शुड नॉट बी ग्रेटर देन, यानी कि टोटल स्पैन लेंथ 60 टाइम्स बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी। ठीक है, फिर 60 बी और 250 बी स्क्वायर बाई डी, इस दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे ग्रेटर हमारा स्पैन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कब? कब? जब सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूअस का केस बनता हो तब। ठीक है, तो स्पैन लेंथ यानी कि लेटरली स्टेबल होने के लिए स्पैन लेंथ को ये बताता है कि स्पैन कितना होना चाहिए। तो इन सबसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 60 बी या फिर 250 बी स्क्वायर बाई डी, जहाँ बी जो होता है विड्थ होता है और डी जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो बी और डी हमेशा क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे, आप कैलकुलेट कर पाएंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये सब आपको चेक लगाना होगा। तो ये आता है आपको लेटरल स्टेबल के लिए जब सपोर्टेड, जब सपोर्ट जो है सिंपली सपोर्ट हो या फिर कंटिन्यूअस हो। जब कैंटिलीवर की बात करें तो कैंटिलीवर की बात करें तो यहाँ पर इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये होगा 25 बी या फिर 100 बी स्क्वायर बाई डी। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही यूज करेंगे हम लोग कैंटिलीवर के केस के लिए। ठीक है, तो ये थे आपको कुछ कोडल प्रोविजन जो कि आपको डिजाइनिंग के दरमियान आपको यूज करने होते हैं। नेक्स्ट है इम्पोज लोड ऑन स्लैब। इम्पोज लोड का मतलब हो गया लाइव लोड, और लाइव लोड, डेड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सब जितने तरह के 5 तरह के लोड होते हैं वो लोड सब लोग हम लोग डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 875, और जितना भी लोड आएंगे उसके अनुसार उसका पार्ट भी डिसाइड होता है। ठीक है, तो इम्पोज लोड का मतलब हो गया, इम्पोज लोड मीन्स लाइव लोड ऑन स्लैब, स्लैब पर लाइव लोड। इट इज टेकन फ्रॉम IS 875 पार्ट 2। IS 875 पार्ट 1 की बात करें तो डेड लोड होगा, पार्ट 2 की बात करें लाइव लोड होगा, फिर ऐसा ही पार्ट 3, 4, 5 तक जाता है अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड, विंड लोड के बारे में। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोडिंग कंडीशन, ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और लोडिंग कंडीशन दोनों पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस रिक्वायरमेंट, स्लैब का स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की रिक्वायरमेंट जो आएगी उसके लिए हम लोग को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में देखना होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वेरीज फ्रॉम 17 MPa टू 28 MPa, ये वेरीज करते हैं। रेसिडेंशियल के लिए हायर होते हैं, कमर्शियल स्ट्रक्चर के लिए, कमर्शियल रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर के लिए दोनों हायर होते हैं। तो बात करें टोर्शनल स्टिफनेस कितना हम लोग यूज करेंगे तो 1/25 ऑफ द स्टिफनेस एट द प्री क्रैकिंग फेज के लिए। ठीक है, टोर्शनल स्टिफनेस जो होगा स्लैब का वो 1/25 होगा एट द प्री क्रैकिंग फेज के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिटेड साइज। IS कोड के अकॉर्डिंग कौन सा कोड, तो 456 के अकॉर्डिंग कुछ साइज इसका परमिट किया गया है। कितना साइज परमिट किया गया है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 9 इंच 12 इंच का यानी 225 mm और 300 mm स्टैंडर्ड साइज है अकॉर्डिंग टू IS कोड के लिए। ठीक है, तो RCC बीम साइज शुड नॉट बी लेस देन, बीम्स के लिए का 9 इंच इंटू 9 इंच का होना चाहिए। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो MM में 225 mm का आ जाता है, जिसमें हम लोग स्लैब थिकनेस एडिशनल यूज करेंगे 125 mm का। यह साइज आपको बताया जा रहा है किसका, ये तो बीम का साइज आपको बता दिया, कॉलम का साइज बता दिया, ये आ गया आपका स्लैब का साइज। आगे फिर डिस्कस किया कि मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब शैल बी 125 mm, बहुत इंपॉर्टेंट है VVI। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लैट स्लैब का मिनिमम कितना थिकनेस होना चाहिए एज पर IS 456, और क्लॉज नंबर यहाँ पर मैंने लिख चुका हूँ, आप कोड में जाकर के इस क्लॉज को देख सकते हैं। अगर बात करें हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए तो 4 इंच रखा गया है मिनिमम, और मैक्सिमम रखा गया आपको 6 इंच। ठीक है, तो ये सभी आपके कोडल प्रोविजन में आते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिंग एंड एरिया ऑफ मेन एंड सेकेंड इन्फोर्समेंट एज पर IS 456। स्लैब में दो तरह के इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आपका ये स्लैब है इसमें दो तरह के इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, एक आपका इस डायरेक्शन में और दूसरा आपका इस डायरेक्शन में। तो एक को मेन इन्फोर्समेंट कहा जाता है, दूसरे को सेकेंड इन्फोर्समेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहा जाता है। तो मेन इन्फोर्समेंट हमेशा बॉटम लेयर में प्रोवाइड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इसके ऊपर में प्रोवाइड करते हैं। तो उसका कितना एरिया होना चाहिए तो वो एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिजाइनिंग से, और ये स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला जो होता है वो आता है 1000 इंटू एरिया ऑफ 1 बार डिवाइड बाई टोटल एरिया।
यहाँ से स्पेसिफिक निकालेंगे और चेक करने के लिए फिर हम जाएंगे मेन बार्स के लिए कि 3D और 300 इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो हमारा, दोनों में जो लेस होगा वो हमारा स्पेसिंग होगा। अगर बात करें सेकंड इन्फोर्समेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की, तो 5D या फिर 450 mm इन दोनों में से जो भी लेस होगा वही हमारा स्पेसिंग होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का एरिया के लिए, मिनिमम रीइंफोर्समेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का एरिया कितना आएगा, तो 0.15% रखेंगे हम लोग टोटल एरिया का, वो किसका, एफी 250 के केस में, और 0.12% रखेंगे हम लोग किसके लिए, HYHD के केस में। यानी 250 के अलावा कितना भी बार्स हो, 415, 500, 550, 600 जो भी आएगा उसमें हम लोग 0.12% रखेंगे टोटल एरिया का। ये टोटल एरिया किसका होगा, तो स्लैब का, स्लैब के टोटल एरिया का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी टोटल कोडल प्रोविजन का। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वन वे और टू वे स्लैब कहते किसको हैं। तो सबसे पहले टू वे स्लैब, ऐसा स्लैब जिसमें एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है यानी कि लेंथ टू ब्रेड्थ रेशियो, उसको एक्सपेक्ट रेशियो कहते हैं, वो लेस देन 2 आएगा। यानी कि LX बट्टा में LY की बात करें, अगर X को आप लेंथ माने, Y को विड्थ माने हैं, तो X बट्टा Y जो होगा ये लेस देन 2 होगा, तो अब उसको कहेंगे हम लोग टू वे स्लैब। अगर आप LY को लेंथ माने हैं, LX को लेंथ माने हैं, तब इसके बारे में लिखेंगे कि ये लेस देन 2 होगा, तब उसको कहेंगे हम लोग टू वे स्लैब। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता है तब इसको कहेंगे हम लोग वन वे स्लैब। अब टू वे होता क्या है, देखिए ऐसा स्लैब जिसमें बोथ डायरेक्शन पर सपोर्ट होता है, यानी कि आपके पास में 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है, यहाँ भी बीम बना 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 है, और इसके ऊपर आपने स्लैब का कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो ऐसा स्लैब जिसमें चारों तरफ से सपोर्ट होता है वो हमारा टू वे स्लैब कहलाएगा। और ऐसा स्लैब जिसमें सिर्फ दो तरह से सपोर्ट हो, जैसे सिर्फ यहाँ और यहाँ का सपोर्ट हो, या फिर सिर्फ इस तरह का सपोर्ट हो, तो इसको इसको हम लोग कहेंगे वन वे स्लैब, इसको कहेंगे वन वे स्लैब। ठीक है, और टू वे स्लैब किसको कहेंगे, ऐसा सपोर्ट जिसमें चारों डायरेक्शन से सपोर्ट होते हैं उसको हम लोग टू वे स्लैब कहेंगे। तो एक्सपेक्ट रेशियो पर स्लैब का हम लोग टाइप डिसाइड करते हैं, और इंड कंडीशन पर भी, सपोर्ट कंडीशन पर भी उसका टाइप डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम कह दें, मान लीजिए एक स्लैब है, इसमें इसमें आपको एक सपोर्ट इधर की तरफ से है और एक सपोर्ट इधर की तरफ से है। हम पूछेंगे बताइए बताइए ये कौन सा टाइप का स्लैब है, व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा टाइप का स्लैब है, तो ये आएगा टू वे स्लैब। टू वे स्लैब इसका एग्जांपल है। क्यों है, क्योंकि इसमें सपोर्ट जो होता है, इसमें दो अलग अलग डायरेक्शन का सपोर्ट है। ठीक है, इसको वन वे स्लैब नहीं कहेंगे। जैसे अगर हम कह दें कि आपका ये स्लैब है और यहाँ से इस तरह का सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, कौन सा स्लैब है, तो वन वे स्लैब होगा। जरूरी नहीं है कि चारों डायरेक्शन में है, ऐसा अगर स्लैब आ जाए, कौन सा है, टू वे स्लैब कहेंगे इसको। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन सपोर्ट कंडीशन स्लैब का टाइप्स आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, और या फिर एक्सपेक्ट रेशियो पर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो या तो डायग्राम देख करके या फिर आप कैलकुलेशन से इसका टाइप डिसाइड कर सकते हैं। द डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ वॉल सपोर्टेड टू ए स्लैब आर सिमिलर दोज टू परटेनिंग वन वे स्लैब। वैसे वन वे स्लैब की जगह तरह ही होता है इसका डिजाइनिंग स्लैब भी, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ करके। द थिकनेस ऑफ स्लैब इज जनरली बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया। थिकनेस ऑफ स्लैब का जो डिजाइन करेंगे वो डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया और इन्फोर्समेंट पर बेस्ड होते हैं टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में, और वो कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स का बेंडिंग मोमेंट कॉफिशिएंट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे टू ए स्लैब का जब भी डिजाइन करेंगे। तो द स्लैब थिकनेस शुड बी सफिशिएंट अगेंस्ट शियर, एंड शियर इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है जब ये यूटीएल के सब्जेक्टेड में होता। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं आपको डिजाइन से रिलेटेड में, कि इसका जो थिकनेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कंट्रोल डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया, रीइंफोर्समेंट, ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, इस सब पे ये डिपेंड करते हैं। एंड कहता है कि शेयर में ये सेफ होना चाहिए, लेकिन शेयर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता स्लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं क्रैंक्स प्रोवाइड किया गया, हम बार्स को टेढ़ा करके जो प्रोवाइड किया गया इसको क्रैंक्स कहते हैं। तो इसमें बोथ डायरेक्शन में क्रैंक्स होते हैं, एक को कहा जाता है मेन बार, दूसरे को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पर दोनों ही केस में आपका मेन बार ही मिलते हैं। वन में स्लैब में एक मेन बार्स रहेगा और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स रहते हैं। इफ द स्लैब सपोर्ट इन ऑल फोर एज, अगर चारों एज पे सपोर्ट रहते हैं तो एल वाई बाई एल एक्स लेस देन 2 होगा। एक्सपेक्ट रेशियो इसी को कहेंगे हम लोग। ठीक है, and in 2 slab main reinforcement is provided along LX as well as LY direction.
यानी कि एलेक्स एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में हम लोग मेन रिइंफोर्समेंट ही प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है वन वे स्लैब। वन वे का मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू IS 4562,000 यहाँ पर लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन, यानी कि वही LX बट्टा में LY ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू दोनों, तो उसको हम लोग कहेंगे वन वे स्लैब। ये जो वन वे स्लैब होगा सपोर्टेड बाई ओनली टू पैरेलल बीम्स, ओनली टू पैरेलल बीम्स का सपोर्ट रहते हैं। नॉर्मली वी डोंट यूज वन वे स्लैब ऑफ एन, हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके ऊपर अगर हमें और भी कंस्ट्रक्शन करना है तो वन वे स्लैब हम हमारे लिए सेफ नहीं रह जाएगा। तब इसका यूज करते कहाँ है? जैसे हम लोग पोर्टिको बनाना होता है, या जैसे कि इंट्रेंस पर हमको, जैसे आपको चाहिए छज्जा बाहर की तरफ में निकला हो, छज्जा हो, वरांडा हो, इस सबको अगर कवरिंग करना हो तब उसके लिए हम लोग वन वे का ही यूज करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं होता। कुछ ऐसा होता है वन वे स्लैब। तो ये आपका मेन रिइंफोर्समेंट हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। एक साइड में मेन रहेगा और हम दूसरे साइड में डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। मेन कहाँ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, हम आपको बताएंगे। कब बताएंगे? जब इसका हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब। मेन बार्स को हमेशा बॉटम लेयर में प्रोवाइड करते हैं, इतना जरूर याद रखिएगा। ए वन वे स्लैब इज डिफाइंड एज फ्लेक्सुरल मेंबर। ये फ्लेक्सुरल मेंबर होता है जिसका थिकनेस स्मॉल रिलेटिव टू अदर डायमेंशन। स्लैब का में तो एक थिकनेस जो होता है स्मॉल ही होता है बाकी दो डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। सपोर्टिंग ग्रेविटी लोड्स अप्लाइड नॉर्मल एंड डायरेक्टली अबव इट्स सरफेस। स्पैन इन वन डायरेक्शन बिटवीन पैरेलल सपोर्ट्स एंड फोर्टिफाइड फॉर फ्लेक्चर इन दिस डायरेक्शन ओनली। मतलब कि इस टाइप का जो स्लैब आप बनाते हैं इसमें एक डायमेंशन छोटा रहेगा दूसरे डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके जो सपोर्ट्स रहते हैं एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, या तो इधर ही दोनों में सपोर्ट रहेगा या तो इन दोनों में सपोर्ट रहेगा। इफ द सपोर्ट इन टू अपोजिट साइड, अगर दो अपोजिट साइड में सपोर्ट्स होते हैं, इट इज कॉल्ड वन वे स्लैब। इसको हम लोग वन वे स्लैब कहेंगे। इन दिस टाइप ऑफ स्लैब लोड आर ट्रांसफर्ड ऑन टू अपोजिट एज पर अबव फिगर। तो लोड भी दो अपोजिट सपोर्ट पर ही ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बीच में डिफरेंस क्या रह जाता है। और आपके एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनेगा डिजाइन से, वो बनेगा आपका डिजाइन से, स्लैब का डिजाइन से। स्लैब का डिजाइन चाहे वन वे का पूछे चाहे टू वे का पूछे, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और दूसरा पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। यही दो तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं। तीसरा यहाँ से इस यूनिट से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, स्लैब वाले यूनिट से। तो डिजाइनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में अभी हमारे डिस्कस करते हैं। तो वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब दोनों में आपका डिफरेंस आपको बताना है। तो डिफरेंस मेरा सजेशन है कभी भी बनाए तो इस तरह का ही आप फॉर्मेट यूज करें, क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में ईजी होता है। एग्जामिनर जितना कम परेशान होगा आपके कॉपी से, नंबर आपको उतना ही ज़्यादा देता है। ठीक है, तो वन वे स्लैब में सबसे पहले वन वे स्लैब इज सपोर्टेड बाई ए बीम ऑन टू अपोजिट्स है, जैसा कि अभी हम डिस्कस किए। मतलब जितना भी हम डिस्कस किए सारा बात आपको इसमें लिख देना होता है। इसमें चारों तरफ से सपोर्ट रहता है और फोर साइड्स में बीम रहेंगे। वन वे स्लैब इज बेंड ओनली इन वन स्पैनिंग डायरेक्शन। जैसे अगर आपको यहाँ से इस तरह से आपने सपोर्ट बनाया हुआ है, ये दो सपोर्ट है, वन वे कहलाएगा। इस पर आपने स्लैब का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बेंडिंग कहाँ होगा? बेंडिंग इस डायरेक्शन में आएगा, लोड पड़ेगा तो बेंडिंग किस डायरेक्शन में टेंडेंसी रखेगा? इस डायरेक्शन में टेंडेंसी रखेगा। और अगर चारों तरफ से बीम है, यहाँ भी बीम है, यहाँ भी बीम है, और आपने बनाया हुआ है, इस पर स्लैब आपने डाल दिया, तो बेंडिंग बोथ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। बोथ डायरेक्शन में बेंडिंग अकर्स होगा, बोथ डायरेक्शन में हमको इसको सेव करना होता है। तो टू वे स्लैब में, तो वन वे स्लैब में बेंडिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, और जबकि टू वे स्लैब में बेंडिंग हमारा बोथ डायरेक्शन, बोथ स्पैनिंग साइड में होगा जब लोड ट्रांसफर हो रहा होगा। नेक्स्ट है एल बाई बी रेशियो की बात की गई है। ग्रेटर देन इक्वल टू टू रहेगा तो वन वे कहेंगे, और लेस देन टू रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे टू वे स्लैब। नेक्स्ट वन, द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ वन वे स्लैब इज सिलिंड्रिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होता है वन वे स्लैब का? सिलिंड्रिकल। जबकि इसका क्या होता है? तो शॉकर टाइप। स्लैब इज डिश और सॉकर लाइक टाइप शेप होता है। क्या? डिफ्लेक्टेड शेप। नेक्स्ट है वन वे स्लैब क्वांटिटी ऑफ स्टील इज लेस। हाँ obvious सी बात है, क्योंकि इसमें रिइंफोर्समेंट कम रहेगा। वन वे स्लैब में स्पैनिंग कम रहेगा तो रिइंफोर्समेंट भी यहाँ पर कम रहता है, इसमें रिइंफोर्समेंट ज़्यादा रहेगा इसके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट वन वे स्लैब इज इकोनॉमिकल फॉर स्पैन नियर अबाउट 3.5 मीटर। वन वे स्लैब इकोनॉमिकल होता है कब? जब स्पैन आपका 3.5 मीटर से ज़्यादा रहता है तब। ठीक है, एंड टू वे स्लैब जो होगा, टू वे स्लैब पैनल साइज 6 मीटर इंटू 6 मीटर के आसपास रहता है, तब ये इकोनॉमिकल होता है।
एंड द लास्ट पॉइंट इज छज्जा एंड वरंडा आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वन वे स्लैब। जो छज्जा और वरंडा होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वन वे स्लैब के लिए, और टू वे स्लैब के लिए जो होते हैं आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जितना भी आप रूफ का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं वो टोटल आपका टू वे स्लैब का ही एग्जाम्पल है। तो ये सभी थे आपके थ्योरी वाले पार्ट से रिलेटेड यूनिट नंबर 7 का स्लैब के बारे में। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, डिजाइन स्टेप्स आते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके डिजाइन स्टेप्स के बारे में, और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर डिजाइन स्टेप यहाँ डिस्कस करें तो वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, तो न्यूमेरिकल के साथ ही हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वीडियो जो आएगा वो आपका इसमें न्यूमेरिकल्स विथ डिजाइन स्टेप्स। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें आज आपके क्लास में क्लियर हुई होंगी। अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है सिविल समझ, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे इसके रिगार्डिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।